हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और बच्चों, सब समझ में आ रहा है, एक्सरसाइज क्लियर है, या उसके हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों तो क्लियर रहता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को। अगर बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपको उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कमेंट किया और मैं उसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा बच्चों कि जो भी आपके डाउट रहते हैं तो मैं उसको क्लियर करता हूँ। और बच्चों, हम आज पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन का पार्ट 1, जिसमें हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशन को समझेंगे कि हमारे ये क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट में देखेंगे बच्चों, क्लियर है ना। और इसके पहले के जो इंट्रोडक्शन वीडियोज़ है ना, वो 2 पार्ट में बने थे, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखो, अगर आप देख रहे हैं तो पूरी वीडियोस देखें, ऐसा नहीं कि आप कोई भी एक वीडियो देख रहे हैं या क्वेश्चन समझ लिए। देखो भाई, क्वेश्चन अगर आपको बनाते, जैसे एक्सरसाइज 1 to 6 यानी एक्सरसाइज 1.2 के अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आप 6 तक चले, आप लोगों से बन तो जाएंगे। देखो, ये क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बन कैसे रहे, क्योंकि एक क्वेश्चन को बनाने के ना बहुत से मेथड है, बहुत से तरीके हैं। अब बहुत से तरीके तो आपको आना चाहिए, है ना। देखो, मैं क्वेश्चन को अभी बहुत वेरिएशन बताऊंगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनाने के तरीके बताऊंगा। जब उन चीज़ों को समझेंगे कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तब आपको चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है ना। तो इसके इंट्रोडक्शन पर भी आप फोकस करेंगे। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर आप देखेंगे तो कहता है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार से लेके r तक एकेकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना। जो भी आपके पास r स्टार है, सभी ऋणात्मक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। अब ऋणात्मक संख्या, इसका मतलब क्या है। अब ऋणात्मक संख्या की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ऋणात्मक संख्या में होगा क्या, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो r स्टार है वो, उसमें आप जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, अब जीरो को ऐड नहीं करेंगे बच्चों। बात समझ में आ रही है, अब जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद कहता है, यदि प्रांत r स्टार को हम क्या करते हैं, n से बदल दिया जाए और जब कि सहप्रांत पूर्ववत रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया, और यहाँ तक बच्चों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्लियर है ना, क्लियर है ना। अरे ये क्या आ गया, सेकंड आ गया क्या, ठीक, क्लियर है। अब हमारे पास अगर मैं ये आधे क्वेश्चन की बात करूँ तो इस आधे क्वेश्चन में को ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या बात दिया है। आपके पास एक फलन दिया है f, जो r स्टार से r स्टार में है। मतलब अगर आप प्रांत की बात करते हैं बच्चों, तो आपका ये प्रांत हो गया और ये सहप्रांत हो गया। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर जो x आएगा इससे आएगा और जो y आएगा इस टर्म से आएगा। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, और फलन क्या दिया है बच्चों, फलन हमारे पास दिया है f(x) बराबर 1/x 1/x। क्लियर है, ये फलन दिया गया है। अब हमारे पास सिद्ध करने बोल रहा है कि ये एकेकी है और आच्छादक भी है। अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ, सिद्ध करने बोला, इसका मतलब वो एकेकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। आंसर तो आपको पहले पता चल गया है कि हमें एकेकी और आच्छादक प्रूव करना है। कंफर्म है कि वो एकेकी भी है और आच्छादक भी है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आर स्टार का मीनिंग हमने आपको बता दिया है कि जो आर स्टार है वो आर स्टार क्या होगा बच्चों, आपके पास आर स्टार इज इक्वल टू r-0। मतलब कि जिसमें क्या होगा, पूरे रियल नंबर तो होंगे लेकिन उसमें जीरो को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, जीरो को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये क्यों बोला, इस पर भी थोड़ी बात करते हैं। अरे मेरे भाई समझो, अगर ये r की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब अगर मैं r में 0 को इंक्लूड
कर दूँ, इसका मतलब x की वैल्यू 0 होगा। अरे x की वैल्यू अगर 0 है तो मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो 1/0 इज इक्वल टू क्या होगा? नॉन डिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए उसने हमको दे करके रखा है आर स्टार, और ये क्या है आपके पास? सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम कि क्या ये एक एक ही फलन है। अब एक एक ही फलन के लिए मैं आपको बार बार ये बता चुका हूँ बच्चों कि हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर एक डोमेन और कोडोमेन दोनों बनाएंगे, कोडोमेन और डोमेन दोनों बनाएंगे बच्चों। अब डोमेन और कोडोमेन की बात करें हम लोग, तो मैंने कहा मेरे पास एक ये सेट हो गया और दूसरा ये सेट हो गया। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये मेरे पास आर स्टार है और ये भी मेरे पास आर स्टार ही है, और ये फंक्शन किस में दिया है? फंक्शन आप देखोगे तो f(x) इज इक्वल टू 1/x में दिया है। यहाँ जो वैल्यू मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों वो x की होगी, और यहाँ जो वैल्यू मिलेगी प्यारे बच्चों वो y की होगी। क्योंकि जो फंक्शन देता है, जो आप fx कहते हैं, fx इज इक्वल टू 1/x है, तो क्या इस फंक्शन को आप y नहीं बोल सकते? क्या इस फंक्शन को आप y नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो क्योंकि ना f जो x होता है उसको हम y के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि ये फंक्शन की ही डेफिनेशन है, ये फंक्शन ही है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब ये बात दी गई है, ध्यान से देखिएगा, अब जब इतनी बात हमारे पास दी गई है, तब मैं अगर बोलूँ कि आपके पास अगर ये रियल नंबर का सेट है, इसका मतलब ये क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट से आएगा, -2, -1, 0, 1, 2 और ये फिर इनफाइनाइट चला जाएगा। ये -2, -1, 0, 1, 2 ये इनफाइनाइट चला जाएगा और इधर इनफाइनाइट चला जाएगा। क्या रियल नंबर में यही नंबर होते हैं? नहीं। अब एक बात समझो, इस सेट में ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तब इस 0 को क्या कर देते हैं? ख़त्म भी कर देते हैं। इस 0 को हमने यहाँ से कर दिया ख़त्म, और यहाँ पर अगर मैं 0 की बात करूँ बच्चों तो ये 0 हो गया यहाँ पर ख़त्म। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर कोई और नंबर आ सकते हैं, जैसे 0.5 है, ये 0.5 है ना, नेगेटिव रहेगा ये आपके पास। अगर मैं बोला 0.5 पॉजिटिव रहेगा, ये -0.5 रहेगा और ये 0.5 रहेगा। क्या क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से पुट करूँ तो मेरे को y की वैल्यू मिलेगी, मतलब fx की वैल्यू मिलेगी। तो एक बात समझो, अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो मुझे -1 ही मिलेगा। अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो मुझे -1 ही मिलेगा। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं -2 पुट करता हूँ, अगर -2 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? -0.5 मिलेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 0.5 मिलेगा। लेकिन अगर 0.5 को पुट कर दिया जाए तो फिर हमको क्या मिलेगा? और कुछ और अलग नंबर मिलेगा। मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज नहीं बन रही। जब नहीं बन रही तब क्या करेंगे हम लोग? तब हम बोल देंगे एक एक ही है। अब इतने बड़े सेट को डिफाइन करना तो पॉसिबल नहीं है, तो एक और तरीका हमने पढ़ा है क्लास 11th में। अब वो क्लास 11th का तरीका क्या था? ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा कि ये मेरे पास सपोज y एक्सिस है, ये दूसरा मैंने कहा x एक्सिस है। अब फंक्शन क्या दिया है बेटा? f(x) इज इक्वल टू 1/x, f(x) इज इक्वल टू 1/x। तो बेटा जी मुझे ये बताइए, मुझे ये बात बता दीजिए कि जो ये वैल्यू होगी, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे। थोड़ा सा अब ये ना मैं पेड़ से बना रहा हूँ बेटा, तो थोड़ा अच्छा नहीं बनता है, ऐसे। और इधर से अगर चलोगे तो ऐसे। कैसे ग्राफ बनेगा? कैसे ग्राफ बनेगा? है ना? किसका? 1/x का ग्राफ ऐसे ही रहता है कि अगर x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो y की वैल्यू क्या होगी? धीरे धीरे कम होगी। और x की वैल्यू जैसे धीरे धीरे कम होगी तो y की वैल्यू क्या होती चल जाएगी? बढ़ते चले जाएगी। नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव आएगा। अब मुझे एक बात बताओ ना कि हम 0 को छोड़ दें तो भैया पूरे के पूरे जो नंबर्स दिख रहे हैं, पूरे के पूरे नंबर दिख रहे हैं,
तो क्या सभी के लिए वैल्यू अलग अलग है? x की अगर वैल्यू अलग अलग रखें तो y की वैल्यू अलग अलग ही मिल रही है, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि ये फंक्शन क्या है आपके पास एक एक ही है? कैसा है बेटा? ये एक एक ही है। दूसरी बात, अगर आच्छादक की बात करें तो मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ये जो y आपके पास दिख रहा है वो कोडोमेन दिखता है कि नहीं? जो y एक्सिस है वो कोडोमेन है कि नहीं? सहप्रांत है कि नहीं? अब ये सहप्रांत है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये सहप्रांत है तो ध्यान से देखो, ये माइनस इनफाइनाइट से देखो ये आ रहा है आपके पास पॉजिटिव इनफाइनाइट चलेगा और ये माइनस इनफाइनाइट चलेगा। पूरी बात चल रही है, तो मुझे बताओ कि पूरे नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं ओनली जीरो को छोड़कर, ये क्या आच्छादक भी? तब हम इस बात को कैसे समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इस बात को कैसे समझेंगे, उसको हम समझेंगे या उस बात को हम लिखेंगे क्या और कैसे? ध्यान से देखो। तो हम पहली बात लिख रहे हैं किसके लिए? किसके लिए लिखेंगे बेटा? एक एक के लिए। किसके लिए लिख रहे हैं हम? एक एक के लिए। अब एक एक के लिए लिखेंगे हम, तो एक एक के लिए में ध्यान से देखिएगा। अब मैं कह देता हूं बच्चों, मैं कह देता हूं एक एक के लिए मैंने क्या बोला था? माना हम क्या ले लेंगे? x1 व x2 दो अवयव ले लेंगे जो कहाँ बिलोंग करेंगे बच्चा? R स्टार में बिलोंग करेंगे, मतलब कहाँ करेंगे? डोमेन में करेंगे। तब मैं क्या बात बोलूँगा? तब मैं कहूँगा कि जो f(x1) है वो कहीं ना कहीं बराबर है f(x2) के। इस बात को बोलेंगे। अब देखो इनकी वैल्यू पुट करो। अब देखो अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होगा, जब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होगा। तो मैं क्या इस बात को ऐसे लिखूंगा? 1/x1 बराबर 1/x2। और इस बात को अगर लिखे तो ये x1 बराबर x2 ही तो है। अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले ले तो क्या होगा? 1/x1 यानी x1 और ये क्या होगा? x2। ये दोनों कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए। जब ये इक्वल है इसका मतलब क्या है बेटा? ये एक एक है। एक एक मतलब 1 1, 1 1 मतलब इंजेक्टिव। ठीक है ना? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर, यहाँ तक बात हमारे क्लियर है। अब यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम किसके लिए? दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बच्चों? दूसरी कंडीशन मेरे पास है मेरे प्यारे बच्चों, किसके लिए? हम पढ़ेंगे अब आच्छादक के लिए। किसके लिए? आच्छादक के लिए। अब आच्छादक के लिए कंसेप्ट देखे बच्चों, तो आच्छादक के लिए कंसेप्ट क्या होगा? अब मैं क्या आच्छादक की कंडीशन की बात करूं तो आच्छादक के लिए मैं एक बात कह सकता हूं, 2-3 तरीके। पहली तरीका जो हमारा पुराना वाला तरीका कि दिया गया फलन, दिया गया फलन क्या है आपके पास? fx है, fx है। तो fx बराबर कितना है? 1/x है। अब मुझे बताओ कि क्या इस fx को मैं y बोल सकता हूँ? अभी बताया था मैंने आपको y बोल सकता हूँ। तो ये 1/, कितना होगा? x होगा। अब देखो अगर x को ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये 1/y होगा कि नहीं? अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये x क्या किस में बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ये पूरे के पूरे मतलब इसमें इस सेट में बिलोंग कर रहा है, डोमेन में। तो मेरे को बताओ कि अगर मैं y की वैल्यू अगर कोडोमेन से कुछ भी रख दूँ तो भाई मेरे को x ही तो मिलेगा, डोमेन के ही तो एलिमेंट मिलेंगे। इसका मतलब मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो आपके पास x है, अगर x कहाँ बिलोंग कर रहा है? R स्टार में बिलोंग कर रहा है। तो भाई मेरे को एक बात बता दो कि अगर मैं इस बात को अगर ऐसे लिखूँ कि 1/y, या हम इस बात को ऐसे कह दे कि y इज बिलोंग टू, अगर R स्टार है तो क्या होगा? x भी बिलोंग करेगा कहाँ पर? R स्टार में। तब क्या बात हो जाएगी बेटा? ये आच्छादक हो जाएगी। आच्छादक है पहली कंडीशन, ये आच्छादक हम इससे बता सकते हैं। दूसरा तरीका मेरा प्यारे बच्चों, दूसरा तरीका अगर आपको ऐसे नहीं बनाना तो दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका क्या है? तो ध्यान से देखो, आच्छादक के लिए देख रहे हैं। अब आच्छादक में मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को, आच्छादक में क्या कंडीशन थी? आच्छादक में कंडीशन थी कि जो आपके पास कोडोमेन के एलिमेंट है ना, ये जो आपके पास सहप्रांत के एलिमेंट है, ये परिसर होने चाहिए थे। यानी सहप्रांत के जो एलिमेंट है वो इमेज होनी चाहिए थी किसी ना किसी एलिमेंट की। यहाँ के इमेज होती है, इसका मतलब अगर इमेज बन रही है, पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब पूरे के पूरे एलिमेंट क्या बनेंगे? रेंज बनेंगे कि नहीं? रेंज बनेंगे कि नहीं? तो मैं क्या बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो रेंज है, यहाँ जो परिसर है, जो परिसर है, परिसर बराबर सहप्रांत है कि नहीं? परिसर बराबर क्या है? सहप्रांत है कि नहीं? इसका मतलब अतः कह सकते हो आप, अतः आप कह सकते हैं कि यह कैसा है? आच्छादक है।
कोई दिक्कत नहीं बेटा, कई तरीके हैं बताने के, कई तरीके हैं। अब लिखने का तरीका होगा आपका, कितने आसान तरीके से आप लिख सकते हो। देखो मैंने ग्राफ के माध्यम से भी बता दिया और मैंने वेन डायग्राम के भी माध्यम से बता दिया। तो वैसे मैं हर क्वेश्चन को दोनों तरीके से बताऊंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन, क्या कहता है, निम्नलिखित फलनों की एकेकी यानी कि इंजेक्टिव तथा आच्छादी यानी कि सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। अब हमें इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव गुणों की जांच करनी है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या इंजेक्टिव को हम 1 1 कहते हैं, ठीक है, और सर्जेक्टिव को हम क्या कहते हैं, ऑन टू कहते हैं। ये हो गया हमारे पास ऑन टू। दोनों बातों को याद रखना, यानी कि हमको दिए गए फलन को इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, इसका मतलब है एक एक और आच्छादी बताना है। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास फलन क्या दिया है, आपके पास फलन दिया है f फ्रॉम n to n में दिया है। कौन सा फलन दिया है बच्चों? fx बराबर x²। क्लियर है? अब ध्यान से देखो कि fx बराबर x² है, तो क्या बात होगी? अब भाई किस में? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। तो हम क्या बना लेंगे? सबसे पहले बना लेंगे यहाँ पर, क्या बना लेंगे बच्चों? वेन डायग्राम। सबसे इजी तरीका क्या बना लेंगे? वेन डायग्राम बना लेंगे। तो हम वेन डायग्राम बनाएंगे बच्चों। तो मैंने कहा ये मेरे पास सपोज सेट आपके पास देखेंगे, तो ये सेट कौन सा हो गया? ये सेट हो गया फर्स्ट, जिसको नेचुरल नंबर का कहा, ये भी सेकंड नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर बेटा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखो कि अगर आप इस x² की वैल्यू, इस x² में, यानी इस x की वैल्यू x² में रखे, कि अगर x की वैल्यू 1 रखा मैंने, कितना आएगा? 1 पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर 2, तो सॉरी 1 का स्क्वायर 2 बोलो, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, ये 1 हो गया। अगर 2 पुट करेंगे तो बेटा 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो बेटा 9 आएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या अगर 4 पुट करूँगा तो 16 आएगा, 5 पुट करूँगा तो 25 आएगा। मतलब सभी नंबर के अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग इमेज मिल रही है। तो ये भैया क्या है? एक एक है। लेकिन अब बात करो कि कोडोमेन यानी सहप्रांत के जो प्रत्येक अवयव किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तब अच्छा तक होगा। पर क्या ये दिख रहे एलिमेंट जो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हो? नहीं दिख रहे बेटा। तो क्या ये दिया गया फलन आपके पास आच्छादी होगा? नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है। क्या बात समझ में आई? अरे क्या बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, अब मैं अगर चीज़ों को आगे लेकर के चलूँ तो क्या बात होगी बेटा? क्या बात होगी? तो यहाँ ध्यान से देखना आप लोग कि अगर मैं पहली बात करूँ किसके लिए? एक एक के लिए। किसके लिए? एक एक के लिए। तो हम एक एक के लिए देखते हैं। एक एक के लिए अगर कंडीशन देखें बेटा, तो एक एक के लिए क्या कंडीशन होगी? तो एक एक के लिए कंडीशन होगी बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या बात हो जाने वाली है? सबसे पहले मान लेंगे कि माना, क्या हो जाएगा? माना। क्या करेंगे बेटा? माना। मैं कहता हूँ कि x1 व x2 इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब कि ये डोमेन में बिलोंग कर रहे। क्लियर है? अब मैं कहता हूँ तब ये हो जाएगा आप लोगों के पास fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, जब fx1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? fx2 हो जाएगा। तब आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इस फंक्शन में अगर इस वैल्यू को पुट करूँ तो देखो ये x1 है, यहाँ अगर x1 हो तो x1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास x1 स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा? आपके पास x2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, स्क्वायर से अगर स्क्वायर कैंसिल करूँ
अब मेरे को एक बात बताओ कि नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव नंबर की बात की ही नहीं जाती। अगर मान लो ये रियल नंबर होता, अगर ये आपके पास नेगेटिव रियल नंबर होता, या आप देखते कि इंटेजर्स होता आपके पास नेगेटिव, तब आपको नेगेटिव नंबर की बात करनी होती। मतलब कि x1 का स्क्वायर यानी x1 इज इक्वल टू प्लस आर माइनस x2 स्क्वायर बोलते, जब आप इस नेगेटिव टर्म की बात करता। पर ये तो पॉजिटिव होता है ना आपके पास नेचुरल नंबर, तो आप जब पॉजिटिव होता है तब आप क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेंगे, सीधे x1 इज इक्वल टू x2 बोल देंगे। सीधे x1 इज इक्वल टू क्या बोल देंगे बेटा, x2 बोल देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जब x1 इज इक्वल टू x2 है, जब x1 इज इक्वल टू क्या है, x2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बात बोल देंगे कि ये क्या है आपके पास एक एक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब अगर हम दूसरी बात करें आच्छादक के लिए, किसकी बात करें, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए कंडीशन दिख रही है बेटा। हम क्या बोले सीधे कि सहप्रांत का अवयव टू को ही ले लेते, किसी एक को चूज कर लेते, टू बोल दिए। इज नॉट बिलोंग टू, यानी दो का, यानी दो क्या हो गया यहाँ पर, सहप्रांत का अवयव दो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं होगा। क्लियर बात है, क्लियर बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित फलनों की एक एक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। अब एक एक और आच्छादी गुणों की हमको जांच करना है भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिया गया फलन आपके पास किससे किस में है, Z2 Z में है, मतलब इंटेजर से इंटेजर में है, पूर्णांक से पूर्णांक में है। और फलन क्या दिया है, fx बराबर एक्स स्क्वायर, fx बराबर एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चों। अब मैं इसको किससे बताने वाला हूँ, पहले आपको हमेशा मैंने बोला हूँ कि मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, हम यहाँ पर बना लेते हैं बेटा, हम यहाँ पर क्या बना लेंगे, डोमेन और कोडोमेन का वेन डायग्राम। मैंने कहा ये z है, ये भी z है, फंक्शन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर में z है ये। तो ध्यान से देखो क्या होता है, ये माइनस इनफाइनाइट से तो चलते आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये इनफाइनाइट। वैसे ये -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये इनफाइनाइट। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ किसकी, यानी x में अगर पुट करते, अगर हम क्या रखें आपके पास 2 रख दे या भी 1 रख दे, चलो -1 रख दें, तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। जबकि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 0 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 0 होगा, है ना। 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4 होगा, यहाँ अगर 4 हो गया तो -2 का भी स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। अब मुझे एक बात बताइए कि जब ऐसी कंडीशन है तो क्या एक एक है, नहीं है, और आच्छादक है, नहीं है। भाई एक से ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज है तो ये एक एक नहीं है। और यहाँ कोडोमेन यानी सहप्रांत के एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है कुछ, तो भाई ये क्या है, आच्छादक भी नहीं है, दिख रहा है। तब इन चीज़ों को यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। अगर मैं पहली बात करूँ, फर्स्ट बात किसके लिए करूँ बेटा, एक एक के लिए, हो जाएगा एक एक के लिए। अगर देखें हम के लिए अगर देखें तो क्या बात हो जाएगी कि माना
x1 कॉमा x2 इज बिलोंग टू z, यानी कहाँ डोमेन, डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, तब x1 इज बिलोंगिंग टू f(x2), यानी x1 क्या होगा, x2 के बराबर होगा। हम यहाँ पर विरोधाभास स्थिति लेते हैं पहले, है ना। अब अगर पुट कर दे वैल्यू को तो हो जाएगा आपके पास x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x1 का जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव निगेटिव होगा x2 के स्क्वायर के। तब क्या ये दोनों बात इक्वल दिख रही है, क्या ये दोनों बात इक्वल दिख रही है, नहीं दिख रही सर। तो ये एक एक नहीं है, एक नहीं है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर जब तो आपने x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर था तो x1 इज इक्वल टू x2 बताया, लेकिन यहाँ पर x1 इज यानी कि x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन यानी कि प्लस और माइनस x2 का स्क्वायर बताया, मतलब कि स्क्वायर वाली कंडीशन को हटा रहे हैं, स्क्वायर को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। x1 जो है आपके पास वो इक्वल है प्लस और माइनस x2 के, मतलब क्या ये इक्वल कंडीशन है, ये नहीं है बेटा, ये एक ही नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, वहां सर अपने स्क्वायर बराबर बताया, यहाँ स्क्वायर बराबर नहीं है। तो याद रखना है, याद रखना है, क्या याद रखना है, उस बात को मैं यहाँ पर बोर्ड में बता देता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या बात होने वाली है कि अगर आपके पास कोई भी सम संख्या आ जाए, कोई भी सम संख्या, या यहाँ तो मैं इस बात को बता चुका हूँ, ध्यान से ये भी देख सकते हैं कि आपके पास अगर अगर आप देखेंगे कि आपके पास r नेगेटिव और z नेगेटिव है, मतलब रियल नंबर नेगेटिव और आपके पास इंटेजर्स नेगेटिव है, तब हम क्या बोलेंगे, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती कि वो इक्वल है। लेकिन बेटा अगर सब पॉजिटिव दे दिया है तो नेगेटिव वाली बात तो दी नहीं है, तो टेंशन है नहीं। तो जब भी आपके पास पॉजिटिव वाली कंडीशन रहेगी तब वो कैसा हो जाएगा, नेचुरल नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तब क्या रहेगा बेटा, तब वो हमारे पास इक्वल कंडीशन देगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही होता है। चलो ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब हम देखेंगे आच्छादक के लिए, किसके लिए, आच्छादक के लिए, ये हम देखेंगे आच्छादक के लिए या आच्छादी के लिए। अब मेरे को एक बात बताओ, वही वाली बात कि यहाँ से कोई भी नेगेटिव नंबर्स है, मतलब क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर बोला था हमने कि सहप्रांत का अवयव दो, वैसे यहाँ पर बोल देंगे सहप्रांत के ये जो नेगेटिव वाले, पॉजिटिव तो छोड़ो, पॉजिटिव भी है पर नेगेटिव है ना, सभी ऋणात्मक संख्याएं या ऋणात्मक अवयव प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। क्लियर बात, तो आच्छादी नहीं होगा। बढ़ू आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आगे आपके पास fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पर अब आपको केवल और केवल क्या बना के बता रहा हूँ बच्चों, केवल और केवल मैं आपको वेन डायग्राम से बता देता हूँ कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है, आपको बाकी घर से खुद बनाना है। ये आर हो गया, ये आर हो गया, खुद लेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है। अब रियल नंबर का सेट है, मैंने कहा बेटा ये आपके पास कितना है, इनफाइनाइट से आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सेम -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ज़्यादा नंबर लेता बेट, यहाँ पे डेसिमल नंबर भी होंगे, है ना। अभी ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर -1 पुट कर रहा हूँ तो भाई 1 आ रहा है, 1 भी तो पुट करूँगा तो 1 ही आएगा।
भाई -2 पुट कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, भाई 2 भी तो पुट कर रहे हैं तो 4 ही आएगा। बता दो एक एक ही अच्छा तक है क्या? सर ये एक एक ही और अच्छा तक दोनों नहीं है। क्लियर बात, लिख सकते हैं अब आप लोग। ठीक, बढ़ते हैं सेकंड के ही फोर्थ क्वेश्चन पे। अभी क्यूब वाला टर्म आ गया। अब क्यूब वाला टर्म आया, इस बात को भी समझेंगे हम भाई वेन डायग्राम से। अब बार बार वेन डायग्राम से समझो, लिखना तो अब वैसी है जैसे मैंने आपको बता दिया हूँ। नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट भाई 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब क्यूब की बात की बेटा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। ठीक है, बताओ हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। कैसा है बेटा ये 1 1 है। अब मुझे बताओ कि क्या डोमेन के पूरे कोडोमेन के पूरे एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है? नहीं है। ये आपका ऑन टू नहीं है, 1 1 है, खत्म। बात समझ में आ रही है? बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो फिफ्थ क्वेश्चन अगेन हम देखते हैं। चलिए ठीक, देखिए ध्यान से देखो, ये z है, ये z है। माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब अगर 1 देखो 0 पुट कर रहे हैं 0 आएगा, है ना, 0 की इमेज 0 देगा। 1 की इमेज, अब ध्यान से देखो, अगर 1 है तो 1 की इमेज क्या होगी, 1 होगी। -1, अब -1 की इमेज क्या होगी, -1 का क्यूब कितना होगा। एक सेकेंड, हमने कोई दिक्कत तो नहीं की थी प्रीवियस वाले इसमें? हाँ ठीक है, नेचुरल नंबर का था, उसके पहले स्क्वायर वाला टर्म था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, अब हमने क्या बोल दिया, जेड से जेड में अगर -1 पुट करते हैं आप, -1 पुट करते हैं तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। अगर आप 2 पुट करते हैं तो कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। लेकिन अगर -2 पुट करते हैं तो -8 आएगा। तो भाई क्या है ये, सर 1 1 है, सर 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ऑन टू है भैया, ऑन टू नहीं है। भाई फिर से देख लो, कोडोमेन के प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी भी अवयव की इमेज नहीं है। क्लियर बात? ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, लिखने का तरीका हमने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आया मजेदार सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इक्वल टू, आपके पास दिया गया ब्रैकेट में x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन। इसको बोलते हैं, जो फलन दिया है ब्रैकेट में दिया है ना, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटेजर, है ना, ग्रेटेस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, इंटेजर फंक्शन। ठीक है, f फ्रॉम r टू r न तो एक एक ही है और न आच्छादक है। जहाँ आपके पास ब्रैकेट में दिया है फंक्शन x से कम या उसके बराबर, x से कम या उससे बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। अब ध्यान से देखो, हमको सिद्ध करना है कि ये फलन न तो एक एक ही और न तो आच्छादक है। भाई फंक्शन किस में दिया है, f फ्रॉम r टू r में दिया है, रियल नंबर से रियल नंबर में दिया है। और फंक्शन क्या दिया है बेटा, f(x) बराबर मॉडुलस x, या मॉडुलस x, सॉरी मॉडुलस नहीं, ब्रैकेट में x दिया है, महत्तम पूर्णांक फलन है। अब महत्तम पूर्णांक फलन है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब महत्तम पूर्णांक फलन की एक कंडीशन होती है बेटा। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब ही क्या है, ध्यान से देखिए, है ना। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या है, तो ये इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। तो GIF लिख दिया मैंने, महत्तम पूर्णांक फलन इंग्लिश में। ठीक है, अगर मेरे पास मॉड x है, सॉरी ब्रैकेट x है, तो इसकी वैल्यू होगी क्या। तो ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने कहा मेरे पास अगर ये 1.3 है तो ये आपके पास 1 के ही इक्वल है। अगर आपके पास ये 1 भी है तो 1 के इक्वल है। अगर ये 1.9 भी है तो भी 1 के इक्वल है। अगर ये आपके पास ओनली 2 है तो ये 2 के इक्वल है।
अगर ये आपके 2.4 है तो भी ये 2 के इक्वल है। देखो अगर 2 से अधिक भी दिख रहा है 2.9 तक तो भी 2 ही आएगा, है ना। मतलब क्या हो रहा है, x से कम होना चाहिए, x से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, पर कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पूर्णांक नंबर, डेसिमल नहीं लिखेंगे, पूर्णांक लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई। अगर इसके हम ग्राफ की बात करें बच्चों, तो ग्राफ आपने क्लास 11th में सीखा था। यहाँ पर भी बता देता हूँ एक बार मैं ग्राफ को आपको कि ग्राफ कैसे था, तो ध्यान से देखेंगे अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये 3 है और ये 4 है। वैसे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है। मैंने कहा बच्चों, मैंने कहा कि अब ग्रेटेस्ट, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, महत्तम पूर्णांक फलन दिख रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख रहे हैं। तो मैं अगर बात बोलूँ आपको कि अगर ये 1 या 1 से अगर बड़ा है, ध्यान से देखना, देखो अगर 0 से बड़ा चलते रहेगा तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर 1 है और 1 से अब धीरे धीरे बढ़ोगे, इस 2 तक भी आओगे, जैसे अगर मैं 2 को खाली कर रहा हूँ ये वाली बात, तो क्या ये ऐसे देगा। यहाँ से अगर देखोगे तो क्या ये ऐसे देगा, नंबर 0 ही देगा। अगर 3 आ जाए बेटा, ये 3 हो, है ना, ध्यान से देखो यहाँ पर 3 हो, 3 से कम हो तो कुछ ऐसी फंक्शन देगा। तो ये बीच की ही वैल्यू देता है, ये क्या देता है, बीच की ही वैल्यू देता है। तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो अब इसके लिए क्या बात हो, अब इसके लिए क्या बात हो, तो वही हम वेन डायग्राम से ही बताना चाहेंगे आपको। वेन डायग्राम ध्यान से देखो, ठीक है। हमने कहा कि ये मेरे पास R और R है, रियल नंबर का सेट। अब एक बात बता रहा हूँ मैं, रियल नंबर में -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। क्या मैं यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकता हूँ। जैसे अगर मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को, जैसे 0 मैंने कहा, अब ये 0/0 वैल्यू है, अब 0 अगर दे दिया तो ये 1 दे दिए, ये 0.3 दे दिए, 1 दे दिए, 1.5 दे दिए, फिर हमने 1.9 दे दिए। अब मैं कहता हूँ आपके पास कि -1 है, 0 है, 1 है और ये 2 है। चलो अगर आपके पास ये 0 है तो 0 रहेगा, लेकिन 0 से थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन 1 नहीं है, लेकिन 1 नहीं है। एक सेकेंड, चलिए, लेकिन अगर आपके पास ये 1 नहीं है तो मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को, तो ये क्या है, 0 ही देगा, ये भी 0 ही देगा। अगर 1 है तो 1 ही आएगा, 1 से थोड़ा अधिक है तो भी 1 ही आएगा, है ना, 1.9 है तो भी 1 आएगा। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि क्या बात होगी कि क्या ये आपके पास महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, लेकिन क्या ये एक ही है, भाई एक ही नहीं है। क्या ये आच्छादक है, सर आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि इसके बीच में भी तो नंबर होंगे, जैसे 0.5 होगा। क्या ये इमेज है किसी की, नहीं है, तो सर ये ना तो एक ही है ना तो आच्छादक है। तो हम क्या बात बोलेंगे, क्या बात बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा। पहली कंडीशन अगर समझना चाहते हैं एक को, तो एक के लिए अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो मैं क्या एग्जाम्पल ले लूँ, क्या एग्जाम्पल ले लूँ, वो x1 x2 वाली कंडीशन नहीं बताता, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब मैं अगर एग्जाम्पल लूँ तो मैं एक बात कह रहा हूँ, क्या आपके पास फंक्शन दिया है कि f अगर आप 0 भी पुट कर रहे हैं और आप f 0.5 भी पुट कर रहे हैं तो 1 ही, सॉरी क्या दे रहा है आपके पास, 0 ही दे रहा है। और मैं क्या बोलूँगा, 0 डज नॉट इक्वल टू 0.5, इसका मतलब क्या ये एक ही है, क्या ये एक ही है, तो आप बोलेंगे सर नहीं है। आच्छादक के लिए वही वाली बात, दूसरी बात आच्छादक के लिए क्या बोलेंगे, 0.5 इज डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर या डोमेन। या हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका जो परिसर है, अगर मैं एक बात बोलूँ क्या परिसर है, क्या ये इक्वल है किसके, सह प्रांत के, सर नहीं है सर, तो ये आच्छादक भी नहीं है। ऐसे लिखने के तरीके, देखो लिखने के तरीके बहुत से होंगे, आप अगर वेन डायग्राम टीचर को बता देते हैं ना सामने बना करके तो इजी हो जाता है। क्लियर है बेटा, बढ़ू आगे, ठीक, हम बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 पे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। कहता है सिद्ध कीजिए कि f of x इज इक्वल टू मॉडुलस x द्वारा प्रदत्त पूर्ण क्या मापांक फलन क्या दिया गया आपके पास, f of x यानी f of,
या f फ्रॉम r टू r न तो एक एक ही और न तो आच्छादक है। जहाँ मॉडुलस x बराबर x यदि x धन या शून्य है तथा मॉडुलस x बराबर माइनस x यदि x ऋण है। भाई फंक्शन दिया है आपको f फ्रॉम r टू r में, रियल नंबर से रियल नंबर में, और क्या दिया है f x बराबर मॉडुलस x है, बराबर क्या है आपके पास मॉडुलस x है। भाई मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये मॉड x है, अगर ये मॉड x है तो मुझे एक बात बताओ आप लोग कि ये जो वैल्यू होगी, अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव रखो निगेटिव रखो एक ही तो वैल्यू देगा। अगर मैं ऋण एक भी रखता हूँ तो एक ही देगा, एक भी रखता हूँ तो एक ही देगा। बात समझो मेरे बच्चों, इस बात को समझना। मैंने कहा कि आपके पास ये रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, वही तो इनफाइनाइट से चलेंगे, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। मैंने कहा या -1 है, 0 है, 1 है, ये -1 है, 0 है, 1 है। भाई -1 भी रखते हो तो 1 ही आएगा, 0 भी रखते हो तो 1 ही आएगा, क्योंकि मॉड के बाद जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, हमेशा होती है कि नहीं। तो भाई एक एक ही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक एक ही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता सर? क्यों नहीं हो सकता? भाई एक एक के लिए क्या कंडीशन है? एक एक ही के लिए क्या कंडीशन हो गई? एक एक ही के लिए हम बोलेंगे कि भाई जो f-1 है इक्वल टू f1 है, उसकी दोनों की इमेज क्या बन रही है? 1 ही बन रही है। लेकिन -1 इज डज नॉट इक्वल टू 1, तो ये भैया एक एक ही तो हो नहीं सकता, एक एक ही तो नहीं है। लेकिन अगर मैं आच्छादक की बात करूं, लेकिन मैं अगर किसकी बात करूं? आच्छादक की बात करूं, तो आच्छादक में क्या कंडीशन होगी? भैया ना तो आच्छादक है बोल रहा है। अब मेरे को बताओ कोई भी वैल्यू रखोगे तो भाई ये तो पॉजिटिव देगा, निगेटिव तो देगा ही नहीं, निगेटिव देगा नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूं? आच्छादक में क्या बोलेंगे हम कि सहप्रांत के सभी ऋणात्मक अवयव प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। कोई बात ही नहीं है। बात समझ में आ रही ना? देखो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा ना तो बड़ा आसानी से क्लियर हो रहा होगा, और नहीं देखा है तो फिर तकलीफ है। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सिद्ध कीजिए कि f फ्रॉम r टू r, अब फलन दिया अपने पास r टू r एक फलन है। कहता है इसमें f(x) इज इक्वल टू 1 0 -1। भाई 1 कब आएगा? यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। 0 कब आएगा? जब x की वैल्यू 0 है। और -1 कब आएगा? जब x की वैल्यू क्या है आपके पास? 0 से छोटी है। द्वारा प्रदत्त फलन न तो एक एक ही है न तो आच्छादक है। इसको भी हम वेन डायग्राम से बता देते हैं बस आपको, बाकी आप लिख सकते हैं, सॉरी बच्चों, ठीक है। अब क्या बात होगी? मैंने कहा ये आपके पास रियल नंबर का सेट, ये भी रियल नंबर का सेट। भाई आप कुछ भी रखो इधर से, -3 -2 1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं x की वैल्यू अगर x 0 से बड़ी रखता हूँ तो हमेशा 1 आता है। भाई एक ही आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा। 0 रखता हूँ तो 0 आएगा। भैया ऋण 1 रखता हूँ तो मेरे पास ऋण 1 आएगा। ऋण 2 रखता हूँ तो ऋण 1 आएगा। ऋण 3 रखता हूँ तो ऋण 1 आएगा। कुछ भी रखो 0 से छोटी वैल्यू। मेरे को बताओ कि क्या एक एक ही है? एक से ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज है? भैया एक एक ही तो नहीं है सर। 1 1 नहीं है। ऑन2 देख लो, ऑन2 देख लो। भाई ऑन2 भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोडोमेन के बहुत से एलिमेंट इमेज ही नहीं बन रहे। बात समझ में आ गई? तो क्या आप इसको भी लिख सकते हैं? भाई लिखो, देखो खुद लिखोगे तो चीज़ें बनेगी, ऐसे नहीं कि टीचर पूरा बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, मान लीजिए कि एक सेट A है
जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, और दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट 4 5 6 7 है, तथा f इज इक्वल टू क्या आपके पास दिया गया है कि 1 4 2 5 3 6, ए से बी तक एक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f एक एक ही है। अरे भाई कितना गंदा क्वेश्चन पूछा है, कितना गंदा क्वेश्चन पूछा है भाई, समझो ना, समझो ना। एक सेट ए है, एक सेट बी है भाई, ए के एलिमेंट 1 2 3, बी के एलिमेंट सर 4 5 6, क्लियर भाई। एक की इमेज 4 दिख रही है आपको सर, 2 की इमेज 5 सर, 7 भी तो है यहाँ, हाँ ठीक, 3 की इमेज 6 भाई, एक एलिमेंट की एक इमेज भाई, एक एक ही हो गया, खत्म। भाई एक एलिमेंट की एक इमेज है यार, तो एक एक ही तो होगा। हाँ अच्छा तक नहीं, और पूछा नहीं उसने हमको अच्छा तक के बारे में, पूछता तो ये 7 किसी की इमेज नहीं है तो अच्छा तक नहीं है। क्लियर बात है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी, क्वेश्चन इजीली बनते होंगे आप लोगों से। तो देखिए बच्चों, अगर आपको पढ़ना है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अच्छा पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग मेहनत करते चलिए, आप लोगों से क्वेश्चन बनते चलेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा चाहेंगे। थैंक यू।